सबसे पहले रिफ्रैक्शन बाय लेंस। बड़ा रिफ्रैक्शन बाय लेंस मेरे ख्याल से पिछले 2-3 सवाल में यही वाली वैल्यूज यूज हो रही हैं, तो मैं सीधा ही बोल दूं कि जैसे ही आप u की वैल्यू को -15 यूज करोगे, v की वैल्यू बड़ा आपके पास +30 आ जाएगी। इसका मतलब ये जो लेंस है ये इमेज बनाएगा बड़ा +30 पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं। इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी ऐसे, इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी ऐसे, और पहली इमेज +30 पे, ये वाले साइड माइनस, ये वाले साइड प्लस। ये लीजिए बेटा, ये आपकी सबसे पहली इमेज है I1। U की वैल्यू -15, तो V की वैल्यू बेटा +30। ठीक है, ये अगर 30 है तो ऑफ कोर्स बेटा ये आपका 15 है। गौर कीजिएगा, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे ऑन द मिरर, तो ऑब्वियस बात है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। तो ये I1 जो कि लेंस के लिए ऑब्जेक्ट था, यही I1 बड़ा आपके मिरर के लिए, सॉरी, ये I1 इस लेंस के लिए इमेज था, ये इस मिरर के लिए ऑब्वियस बात है कि ऑब्जेक्ट हो चुका है। ठीक है सर, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी देखते हैं। रेज आ रही हैं U, तो ये वाली साइड प्लस, बड़ा ये वाली साइड माइनस। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट हो गया -15। चलो अच्छा, रिफ्लेक्शन बाय मिरर। बड़ा मिरर के लिए U की वैल्यू मेरे बच्चे बोल रहे हैं -15। सर इसकी फोकल लेंथ, अरे मेरे प्यारे बच्चों, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा नेगेटिव में, तो बड़ा फोकस भी आएगा नेगेटिव में, बड़ा फोकस आएगा इसका -10, तो F की वैल्यू आ जाएगी -10। कई बच्चे डायरेक्ट भी याद रखते हैं कि सर कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेते हैं और कॉन्वेक्स की अपन पॉजिटिव लेते हैं। सर इमेज कहां बनेगी, अभी सोचता हूं। यहां पर बड़ा इमेज के लिए तुम फॉर्मूला जानते हो, हल्का सा डिफरेंट है, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहां पर 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f है। ये मिरर है इसलिए 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f है। मेरे पास आ गया है 1/v + 1/u, u की वैल्यू बड़ा -15 इज इक्वल्स टू 1/f, f की वैल्यू -10। मेरे पास आ गया है 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 - 1/10, बड़ा मेरे ख्याल से 30 एलसीएम आ गया, 2 - 3, v की वैल्यू आ गई -30। इसका मतलब ये इमेज बनाएगा -30 पे। -30 किधर है, इधर है या इधर है, आप बोलोगे से ऑफकोर्स इधर है। ठीक है, और कितनी दूर, 30 सेंटीमीटर दूर। तो रिफ्लेक्शन के बाद रेज जो होंगी बड़ा, वो मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, ठीक है, आप ही मत सोचना कि कलर चेंज हो गया है रिफ्लेक्शन के बाद, वो बड़ा डायग्राम बड़े बन जाए इसलिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज आएंगी वो यूं आएंगी। ये लीजिए बेटा, ये I2 है, ये I2 मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर है, तो ऑब्वियस बात है कि लेंथ से तो 15 सेंटीमीटर ही दूर है, क्योंकि बेटा टोटल डिस्टेंस आपके पास 45 है। लेकिन दिस इज नॉट द फाइनल इमेज, दिस इज नॉट द फाइनल इमेज, अभी एक बार रिफ्रैक्शन और होगा, गौर से सुनना। इस मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज नोन एज इमेज। सो ये जो I2 है ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट,
सॉरी बेटा, मिरर के लिए इमेज, क्योंकि मिरर से जो रिफ्लेक्टेड रेज आई है वो यहां पर आकर इंटरसेक्ट हुई है। लेकिन इस लेंस को देखो, ये लेंस पर इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। लेंस के लिए ये बेटा ऑफ कोर्स आपका ऑब्जेक्ट, लेंस के लिए यही आई तो बेटा आपकी ऑब्जेक्ट। अब जब लेंस पर वापस से बेटा अगर तुम है ना ऑब्जेक्ट कहां और इमेज कहां लगाओगे तो ध्यान रखना, रेज आ रही है यूं। अब रेज अगर यूं आ रही है तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला पॉइंट तो आपका पोल हो जाएगा, और अगर रेज यूं आ रही है तो ऑब्वियस बात है कि ये वाली साइड आपकी प्लस हो जाएगी और ये वाली साइड आपके पास माइनस हो जाएगी, और आपके पास यू की जो वैल्यू है वो -15। बेटा ये डिस्टेंस 30 थी, ये डिस्टेंस 15, यू की वैल्यू -15। वापस से बेटा अगेन रिफ्रैक्शन बाय लेंस, u की वैल्यू बेटा -15 है बेटा, बाकी तुम फॉर्मूला जानते ही हो, v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, -15 इंटू 10 -5 बेटा कितना आ गया +30। इमेज कहां आएगी बेटा +30 पे, +30 का मतलब समझ गए ना, +30 का मतलब इधर की तरफ 30। अभी बनाता हूं, रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद यहां कहीं आकर मीट करेंगे। दिस इज योर फाइनल इमेज, दिस इज योर फाइनल इमेज, और ये बेटा यहां से कितनी दूर है 30 सेंटीमीटर दूर। ठीक है बेटा, अच्छा सवाल था, टफर साइड का सवाल था, बहुत ही पेशेंस के साथ कोई इंसान अगर इस तरह का सवाल करता है तब जाके उसका बढ़िया से आंसर आता है। लेकिन अगर इस तरह का सवाल किसी बच्चे से अगर पहले ही गो के अंदर ठीक हो रहा है, इट मींस दैट उसे साइन कन्वेंशन भी समझ में आ गया है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किया किसके लिए क्या ऑब्जेक्ट, किसके लिए क्या इमेज, वो सब उसे बड़े आराम से समझ में आ गया। ठीक है, बाकी किसी बच्चे को लगता है कि सर मुझे थोड़ा सा टफ लगा है, तो बड़ा वो आराम से इत्मीनान से 2-3 बार खुद भी करे, बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट इज एक सवाल और। हालांकि इस सवाल को मैं है ना मतलब पूरा जिस तरह से मतलब बेसिक से जिस तरह से सवाल सॉल्व करना चाहिए मैं उस तरह से नहीं कर रहा। मतलब ये ऐसे मान के चलो कि ये मेरी मक्कारी है, क्योंकि उस तरह से अगर सॉल्व करूंगा तो थोड़ा समय भी लगता है, और उसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज आते हैं। मतलब 99% जो बच्चा है ना उसे कुछ खास ऐसे चमकता वमकता नहीं है ना, उसे सिर्फ वो 1% बच्चा है उस बात को ढंग से समझ पाता है, और उसमें टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। बट इस तरह का सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक वाला तरीका है उसमें थोड़ा सा समय भी लगता है, पेशेंस भी लगता है, कैलकुलेशन भी होती है, और मैं एक बार सवाल पूरा पूरा सॉल्व कर दूंगा तो जो अच्छा बच्चा होगा ना, जो उस तरीके से सवाल खुद कर सकता होगा, वो तो सवाल उसके बावजूद भी अपने आप कर लेगा। मैं तो एक तरह से फाइनल जो बिल्कुल सुंदर सॉल्यूशन होता है ना, मैं तो उस पर आ रहा हूँ। ठीक है, सवाल ऐसा है कि बड़ा अगेन आपके पास लेंस और मिरर है। आपको अगर सर भी कराया था सवाल, सर क्या टफ हो जाएगा इसमें, बस बड़ा वो वेरिएबल टफ हो जाएगा। इस बार क्या होगा कि मैं आपको ये बता दूंगा कि इनिशियल ऑब्जेक्ट कहां पर है, फाइनल इमेज कहां है, ये भी आपको बता दूंगा, और ये पूछूंगा कि लेंस और मिरर के बीच की दूरी क्या है। तो कॉन्सेप्चुअली तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये वाला सवाल और वो आपका वाला सवाल सेम ही तो हुआ, बस इस जो सवाल आपने अभी कराया था उसमें लेंस और मिरर के बीच की डिस्टेंस दे रखी थी, इस बार लेंस और मिरर के बीच की डिस्टेंस पूछिए। बस उस सवाल में जो मैंने पिछले सवाल किया था उसमें इमेज की पोजीशन में निकालनी थी, इस बार इमेज की पोजीशन दे देंगे। तो कॉन्सेप्चुअली सवाल नया नहीं है, सिर्फ उसे कैलकुलेशन वाइज सवाल थोड़ा सा नया है। ठीक है, सुनिए बेटा, ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर है। लेंस से कुछ दूर बेटा आपका ये एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। लेंस और मिरर के बीच की दूरी नहीं दे रखी, बल्कि वही मुझसे पूछी है, और मुझे कहा गया है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ डी। बेटा ध्यान देना, वैल्यूज ऑफ डी सच दैट फाइनल इमेज इज एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर फाइनल इमेज बने, इसके लिए डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सवाल समझ गए? फाइनल इमेज
रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वापस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो फाइनल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट पर ही बननी चाहिए। उसके लिए डी की वैल्यू क्या रखूं, ये हमारा सवाल है। तो इसमें मेरे दो आंसर आ सकते हैं और दोनों आंसर्स को हम एक एक करके देखते हैं। पहला केस 1, हो सकता है कि केस 1 तुम किसी मेरे बच्चे ने सोच भी लिया हो कि सर इस ऑब्जेक्ट से रेज निकले, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रेज जो है वो मिरर को नॉर्मली स्ट्राइक करें, क्योंकि सर अगर नॉर्मली स्ट्राइक करेंगे ना तो उसके बाद रे जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे पलटकर वापस चली जाएगी। सुना सुना सुना, रेज यूं गई और काश मिरर को ऐसे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करे, परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी तो रे जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे पलट के लौट जाएगी और जहां आपका ऑब्जेक्ट था वहीं आपकी इमेज बन जाएगी। तो केस 1 में मैं क्या करूंगा कि रे विल स्ट्राइक द मिरर नॉर्मली। बेटा नॉर्मली बोल दो, परपेंडिकुलरली बोल दो, एक ही बात है। देखते हैं बेटा क्या सिचुएशन है। ये आपकी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ये बेटा आपका लेंस, इस लेंस की फोकल लेंथ बेटा आपके पास कितनी 20, इससे कुछ दूरी पर बेटा आपका ये मिरर, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, तो इसका बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं, ये डी मुझे निकालना है, निकाल लूंगा। ये ऑब्जेक्ट बेटा यहां कहीं, ये आपका 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले लेंस से देखते हैं। ऑब्जेक्ट से रेज आएंगे यू, ये वाले साइड प्लस, ये वाले साइड माइनस। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है -30। लेंस के लिए कैलकुलेशन करना तो आसान है, लेंस के लिए कैलकुलेशन करना आसान है। u की वैल्यू है -30, तो v की वैल्यू होगी u f अपॉन u प्लस f, u f अपॉन u प्लस -30 इंटू 20 अपॉन -10। बड़ा माइनस माइनस कैंसिल, बड़ा मेरे पास ये आ गया प्लस का 60। इसका मतलब ये जो लेंस है ये रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनाएगा बड़ा कहां पर, +60 पे। गौर करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रैक्शन के बाद रेज यूं जाएंगी, यूं जाएंगी, यूं जाएंगी, यूं जाएंगी। रिफ्रैक्शन के बाद रेज यूं जाएंगी, यूं जाएंगी, यूं जाएंगी, यूं जाएंगी और मिरर को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेंगी। बड़ा मिरर को अगर परपेंडिकुलरली अगर स्ट्राइक करेंगे तो इन्हीं रेस को अगर मैं ऐसे आगे की तरफ अगर खींचूंगा, 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 कहां से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर से दूर है 20 सेंटीमीटर। ध्यान देना, ये वाला जो लेंस है ये इमेज बनाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज बड़ा कहां बननी चाहिए, 60 पे। इसका मतलब इस लेंस ने जो अपनी इमेज बनाई है बड़ा वो कहां बनाई है, 60 सेंटीमीटर दूर बनाई है। और ये रेज जो होंगी ये मिरर पर स्ट्राइक करेंगी परपेंडिकुलरली। क्यों परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेंगी, परपेंडिकुलर स्ट्राइक इसलिए कर रही बड़ा ये रेज चलते 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 कहां मिलनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तभी तो रेज जिस रास्ते से गई हैं उसी रास्ते पर पलटकर वापस आएंगी और जहां पर ऑब्जेक्ट होगा वहीं पर आपकी फाइनल इमेज होगी। मैं क्या चाहता था, मैं तो यही चाहता था कि जहां पर आपकी ऑब्जेक्ट शुरुआत में रखे फाइनल इमेज वहीं बने। ऐसा तो तभी होगा जब रेज जाएं और मिरर को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करें। परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेंगी तो रेज को अगर आगे की तरफ खींचूंगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो लेंस है इसकी ऑब्जेक्ट अगर 30 पे है तो इमेज बना कहां पर, 60 पे। उसमें से 20 ये हो गया तो डी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई है, 40 सेंटीमीटर। लो बेटा एक आंसर तो आ चुका है, d इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। इट वॉज मोर ऑब्वियस आंसर बेटा, इट वॉज मोर ऑब्वियस आंसर। ये बेटा आपका थोड़ा सा ज्यादा ऑब्वियस आंसर था। एक केस इसमें और है, ठीक है, वो थोड़ा सा ऑब्वियस नहीं है, इसीलिए बेटा मैं आपको सवाल, ये वाला तो समझ में आ गया। जहां पर ऑब्जेक्ट बेटा वहीं इमेज बननी चाहिए तो मिरर पर स्ट्राइक कराओ तो नॉर्मली जैसे रे जाएगी वैसे पलट कर वापस आएगी।
और उस पर स्ट्राइक करने के लिए रेस को अगर एक्सटेंड करूंगा, कहां से मैंने मिलने करना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से कितना है 20, इसने इमेज का बनाई 60 पे, ये 20 तो ये कितना 40, सिंपल। इसी में एक केस और है, वो ये है कि रे स्ट्राइक्स द मिरर एट पोल। बेटा रेस जो है वो मिरर पर पोल से टकराए। सर इससे क्या होगा बेटा देखना क्या होगा, दिखाता हूं। पोल पर अगर टकराएगी ना तो फाइनल इमेज वही बन जाएगी जहां पर ऑब्जेक्ट है। अभी दिखाता हूं कैसे। ये आपका लेंस, ये आपका लेंस, बड़ा फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर, सॉरी +20 सेंटीमीटर, ये बड़ा आपका ऑब्जेक्ट, ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, सामने आपके ये मिरर, इसका कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। अब एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट से रेज भेजो और ये रेज रिफ्रैक्शन के पश्चात ऐसे पोल पे भेजता। सर पोल पे भेजने से फायदा क्या होगा बेटा? पोल भेजने से फायदा ये होगा कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये बिहेव करेगी नॉर्मल की तरह, तो ये हो जाएगा तेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात रे निकल जाएगी सिमेट्रिकली यू। ये वाला एंगल थीटा, तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी थीटा। बस इतना सा फर्क पड़ा है कि ऊपर से रे यू आई है तो नीचे से रे यू चली जाएगी, नीचे से रे सिंपल। यू आके यू आई तो यू आके यू चले। ऑब्जेक्ट -30 पे है तो इमेज बेटा कहां पे +60 पे। वापस आते वक्त आपकी ऑब्जेक्ट -60 पे तो इमेज बेटा आपकी +30 पे। रे जाएगी ऊपर से, आएगी नीचे से, और जहां पर ऑब्जेक्ट बेटा वहीं पर आपकी फाइनल इमेज। और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद सर इसके लिए डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? डी मतलब लेंस और मिरर के बीच की दूरी। बेटा लेंस और मिरर के बीच की दूरी होनी चाहिए 60 सेंटीमीटर। क्यों भाई क्यों भाई क्यों भाई? क्योंकि बेटा जी ये वाला जो लेंस है इसके लिए तुम जैसे ही u की वैल्यू -30 रखते हो बेटा v की वैल्यू तुम्हारी +60 आ रही है। इसका मतलब ये लेंस अपनी इमेज बेटा कहाँ बना रहा है 60 पे। वहीं पर बेटा आपकी मिरर का पोल होना चाहिए, तो यहां से डिस्टेंस कितनी आ गई 60 आ गई। तो हमारे पास बेटा दो आंसर आ चुके हैं, d की दो वैल्यूज आ गई हैं 40 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो इस तरह का सवाल कभी भी बेटा आपके सामने आए तो आप क्या करना कि लेंस जो इमेज बनाएगा वो या तो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनाएगा या उस मिरर के पोल पर बनाएगा। दोनों ही केस में जहां पर आपकी ऑब्जेक्ट थी वहीं पर आपकी फाइनल इमेज आ जाएगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हम लोगों ने मिरर के अंदर भी देखा था और वैसा ही हम लेंस के अंदर भी देख रहे हैं। काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ भी हैं और इस कारण से काफ़ी सारी मजदूरी भी है। मजदूरी वाला काम मैं आपसे भी करवाता रहूँगा, आप भी साथ साथ में लगातार सवाल करते रहना। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का एक नाम और है, दैट इज लेटरल मैग्निफिकेशन। ये हम तब डिफाइन करते हैं जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी हो। बेटा इस बात को एक बार लिख भी लेना कि इट इज डिफाइंड व्हेन object is placed perpendicular to principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर बेटा आपकी ये ऑब्जेक्ट पड़ी है। अब सुनिएगा बेटा, ये मान लीजिए आपके पास बेटा कोई प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लीजिए बेटा आपके पास कोई लेंस, कोई सा भी लेंस हो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, इसलिए मैं ऐसे छोड़ रहा हूं उसको। ये आपके पास कोई लेंस, कोई ऑब्जेक्ट है जो बेटा मैंने इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखी हुई है ए बी। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट है मेरे पास HO। इस ऑब्जेक्ट में से खूब सारे रेज निकलेंगे, मैं बेटा जानबूझ के एक रे भेज रहा हूं जो पास हो रही है पोल से। जो रे बेटा पोल से पास हो रही है, आप उस बात को जानते हो कि वो रे
बिल्कुल सीधी की सीधी निकल जाती है। हालांकि बहुत सारे रेज निकलेंगी, मैं जानबूझ के वो वाली रे बना रहा हूं जो पोल से गुजर रही है। दिस इज द रे, दिस इज द रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, मैं इसको पीछे की तरफ खींचता हूं एक बार। यहां तक तो सेम ही है, मैं इसको और पीछे की तरफ खींचता हूं, और पीछे की तरफ अगर खींचता हूं तो इट विल गो लाइक दिस। जिस तरह से इंसिडेंट रे पर ऑब्जेक्ट होती है, उसी तरह से रिफ्रैक्टेड रे पर इमेज होती है। इसका मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इस पर यहां कहीं इमेज होगी बी डैश। भाई इंसिडेंट रे पर अगर बी है तो रिफ्रैक्टेड रे पर बेटा बी की इमेज होगी बी डैश। तो बी डैश या तो बेटा यहां होगी, या बेटा आपकी बी डैश यहां होगी, या बेटा आपकी बी डैश यहां। ऐसा भी हो सकता है कि बेटा बी डैश पीछे बन जाए, हो सकता है कि बेटा आपकी बी डैश यहां हो सकता है कि बेटा आपका बी डैश यहां। आई डोंट नो कि बेटा इमेज कहां बनेगी, लेकिन इमेज जहां कहीं बनेगी रिफ्रैक्टेड रे पर ही बनेगी। अगर बी डैश यहां है तो ए डैश यहां, बी डैश यहां 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 तो बेटा ए डैश यहां। यहां से इस डायग्राम से मैं दो बहुत ही प्यारे प्यारे नतीजों पर पहुंचा हूं। पहला ये कि देखो इस वाले पॉइंट पर रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल में है, यहां पर रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल में नहीं है, एक्सटेंड करने के बाद मीट हुई है। ठीक है, सबसे प्यारी चीज थोड़ा मैंने ये नोटिस की कि अगर इमेज लेंस के नजदीक है तो छोटी है, दूर है तो बड़ी है, और दूर है तो और बड़ी है। इमेज अगर नजदीक है लेंस के तो छोटी है, दूर है तो बड़ी है, और दूर है तो बड़ी है। इमेज लेंस से जितनी ज्यादा दूर होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। farther the image, larger it is. जितनी इमेज दूर होगी बेटा उतनी बड़ी होगी। एक बात है बेटा, ऑब्जेक्ट इधर और इमेज इधर तो इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर और इमेज इधर तो इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट और इमेज अगर लेंस के एक साइड में हुए तो सीधे होंगे, इरेक्ट होंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इन्वर्टेड होंगे। मिरर में ऐसा नहीं था, मिरर में बेटा जब सेम साइड में थे तब इन्वर्टेड थे, और अपोजिट में थे तब वो इरेक्ट थे। यहां उल्टा है। इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड देन इमेज इज इरेक्ट। इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन same side of lens then image is erect। ठीक है बेटा, if object and image are on opposite sides of lens then image is inverted। बड़ा इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड होगी। कितने अच्छे अच्छे पॉइंट है। हालांकि मैं इस पॉइंट को एक स्टाइल से और लिख सकता हूं। देखो यार, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम साइड में होंगे तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज होगी, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज होगी, तो बेटा वो क्या होगी, इरेक्ट। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों उस तरफ होंगे, उस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज होंगी। सेम साइड में होंगे तो इरेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज होगी तो इरेक्ट होगी।
हां, अगर आजू बाजू हुए, मतलब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज हुई, थोड़ा उस केस में आपका सारा का सारा मामला इन्वर्टेड रहेगा। जैसे रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, इसका एक दूसरा केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट इधर हो इमेज इधर हो, रेस तो यूं आ रही हो, ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर, बड़ा उस केस में हम कहेंगे कि आपके वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बड़ा वो भी आपके इन्वर्टेड। ये बातें ना भी याद रखो तब भी चल जाएगा, मेन बात तो बड़ा वो तीनों है। उसके बाद ये तो बच्चा खुद भी आराम आराम से धीरे धीरे सोच सकता है। ठीक है सर, आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो निकाला ही नहीं। हाँ बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो रह गया, अभी निकालता हूं। मैं एक छोटी सी हल्की सी प्यारी सी डेरिवेशन कर रहा हूं। हालांकि डेरिवेशन में बहुत ज्यादा साफ सुथरी तो नहीं कर रहा, मैं तो बड़ा ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, मतलब सिर्फ उसे लॉजिक बना के काम चला लेता हूं। एग्जैक्टली बोर्ड में किस तरह से डेरिवेशन लिखनी है वो बेटा आपके जो बोर्ड वाले सर हैं वो भी आपको सिखा देंगे। ठीक है, उनके क्लासेस भी आपके पास लगातार आती रहेंगी। मैं तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ कई बार लॉजिक से भी काम चला लेता हूं। ठीक है सर, आपको हो सकता है कि थोड़ा सा और बेटर तरीके से कैसे कैसे लैंग्वेज लिखनी है वो भी सिखाएं। ठीक है, ये बेटा आपके पास लेंस, इसकी फोकल लेंथ आपके पास एफ, ये आपके पास ऑब्जेक्ट ए बी, इसकी हाइट एच ओ। इस ऑब्जेक्ट से बड़ा रेज आई 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 आई, पोल से आती हुई रे बड़ा मैंने ऐसे मान ली, और फाइनली इमेज जो है बी की यहां कहीं बनी बी डैश, मैंने बड़ा ये परपेंडिकुलर खींच दिया ए डैश। पोल वाले बड़ा पॉइंट मैंने बोल दिया पी। अगर ये वाला एंगल थीटा तो बड़ा ये वाला एंगल भी थीटा, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90। आप बड़ा इस बात को नोटिस कर रहे होंगे कि आपका ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं। ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं ये बेटा आपके सिमिलर है। ठीक है, इस कारण से बड़ा आराम से कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन ए बी। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि एक तरह से हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ए डैश पी अपॉन ए बी। लेकिन अगर मुझे मैग्निफिकेशन डिफाइन करना पड़ेगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लगा दूंगा। सर माइनस को लगा दूंगा तो पूरा डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे है, तो उस बात को कंसिडर करने के लिए मैंने एक माइनस साइन और लगा दिया। माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी मेरे पास आ गया है माइनस ए डैश पी अपॉन ए बी। माइनस तो ठीक है, ए डैश पी को क्या लिखूं, वी लिख दे, बस वी लिख दे। से माइनस साइन इसलिए लगाऊं, रेस बेटा इस तरफ आई है, ये वाले साइड प्लस ये वाले साइड माइनस। ए डैश पी डिस्टेंस है, वी जो है वो कोऑर्डिनेट है, लेकिन वी तो पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस भी पॉजिटिव वी पॉजिटिव, तो बड़े आराम से काम बन गया। सर ये एपी क्या लिखूं, बेटा एपी को तो माइनस यू लिख दे। सर क्यों, क्योंकि बेटा यू की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या जाएगा पॉजिटिव, मुझे तो पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई है वी बाई यू। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला वी बाई यू आया है ये भी लॉजिकली वही बात बोल रहा है जो मैंने आपको पहले कहा था कि अगर u और v का सेम साइन रहा तो उस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। ये बेटा किसके लिए कह रहा हूं, लेंस के लिए। मिरर में तो माइनस वी बाई यू फॉर्मूला था, वहां पर उल्टा हो गया था। बेटा बातें किसके लिए बोल रहा हूं, लेंस के लिए। ऑफ कोर्स लेंस एडिंग लेंस के लिए बोलूंगा, इतने बेवकूफ तो आप हो नहीं कि हाँ आप कहोगे अच्छा सर तो हर चीज के लिए बोल रहे हैं, लेंस के लिए, मिरर के लिए, गधे के लिए, नहीं, ऑब्वियस बात है लेंस के लिए बोल रहा हूं। वी और यू अगर सेम साइन के होंगे तो बेटा उस केस में मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आएगा। आप चेक कर सकते हो, सेम साइन के होंगे तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, आइदर साइड में होंगे तो ऑफ कोर्स मैग्निफिकेशन नेगेटिव। u और v आपके अपोजिट साइन के होंगे तो उस केस में आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा।
ये वैसे मैग्निफिकेशन जो है v बाई यू फॉर्मूला, ये अपने आप में अच्छा फॉर्मूला है, बड़ा बुरा फॉर्मूला नहीं, अच्छा फॉर्मूला है, बट मुझे ये फॉर्मूला ज़्यादा पसंद है नहीं, क्योंकि मैं कहता हूं कि v पहले से मैं निकाल चुका हूं कि दैट इज यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। इसको अगर मैं u से अगर डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा f अपॉन एफ प्लस यू। मुझे ये वाला फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का ज्यादा पसंद है, मैं कारण भी बताऊंगा, चिंता मत करो। अगर सवाल में मुझसे ये पूछ रखा है कि ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज कहां, तो ऑफ कोर्स मुझे लेंस का फॉर्मूला लगाकर u से v निकालना पड़ेगा। फिर मैग्निफिकेशन पूछ रखा है तो मैग्निफिकेशन में v बाई यू कर दूंगा। लेकिन सवाल के अंदर अगर मुझसे ये नहीं पूछ रखा कि इमेज कहां बनी है, सीधा ये पूछ रखा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है, इमेज की हाइट बताओ, तो मैं पहले u से v निकालूं और फिर मैग्निफिकेशन में v बाई यू को पुट करूं। इससे अच्छा सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा, m इज इक्वल्स टू f अपॉन f प्लस यू। m इज ऑफ कोर्स बड़ा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर बड़ा y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा पसंद हो वैसा। आई रियली होप कि बड़ा दिमाग में आपकी बात सेट हो गई है। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन इज f अपॉन f प्लस यू या फिर बड़ा v बाई यू। ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज कहां, ये पता करना हो तो उस केस में u दे रखा हो तो v निकाल लिया, फिर बड़ा यहां से मैग्निफिकेशन यूज कर लो। इमेज कहां है ये पूछा ही नहीं और सीधा ही बड़ा मैग्निफिकेशन पूछ रखा है, तो f अपॉन एफ प्लस यू इज द बेस्ट। ठीक है, इससे हमारा काम चल जाएगा। हम बच्चों खूब सारे सवाल करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि ना सर ना हम खुद ही सवाल करना चाहते हैं, तो मैं सारे के सारे सवाल आपको दिखा देता हूं। ठीक है, एक बार सवाल ये, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट की हाइट बेटा हर सवाल के अंदर 2 मिलीमीटर ही रहेगी, लेंस की फोकल लेंथ हमेशा 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को 60 पे रखूंगा, फिर 50 पे, फिर 30 पे, फिर 15 पे, फिर 12 पे। आप चाहो तो ये सारे के सारे सवाल खुद ट्राई कर सकते हो। हर सवाल के अंदर आप क्या करोगे, इमेज कहां बनेगी ये पता कर लो, इमेज कितनी बड़ी बनेगी वो पता कर लो, हो सके तो रे डायग्राम भी बना लो। मैं आपको एक बार सारे के सारे सवाल दिखा देता हूं, और अगर आपको लगता है कि आपसे सारे के सारे सवाल बन रहे हैं तो आप बेटा ये थ्योरी स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल ये रहा जिसमें ऑब्जेक्ट लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर है। फिर बेटा मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे ले आया, अब लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर है। थोड़ा और आगे ले आया, अब आपकी जो ऑब्जेक्ट है बड़ा वो लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर है। थोड़ा सा और आगे ले आया बड़ा, अब आपके जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर है। बड़ा मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे ले आया, बड़ा 15 सेंटीमीटर दूर है। और आगे ले आया बड़ा 12 सेंटीमीटर दूर है, और आगे ले आया 6 सेंटीमीटर दूर है। ये कुछ सवाल हैं। हर सवाल में इमेज कहां बनेगी ये भी पता करना आपको, और इमेज कितनी बड़ी बनेगी ये भी आपको पता करना है। ठीक है, कीजिए। चलिए बच्चों सवाल करना स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आपने अपने हिसाब से ट्राई कर भी लिया होगा। ये लेंस बड़ा, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट बड़ा यहाँ पर 2 मिलीमीटर हाइट की है, और ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी है 60 सेंटीमीटर दूर। इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी ऐसे, यूं। जो बड़ा रे यूं आई है उसके कारण ऑफ कोर्स बड़ा ये वाला साइड प्लस और ये वाला साइड माइनस। इमेज कहां बनेगी पहले ये पता करते हैं। इमेज कहां बनेगी बेटा ये पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बहुत ही क्लियर सा है, v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। यू की वैल्यू ऑब्जेक्ट की बड़ा कोऑर्डिनेट -60, फोकल लेंथ बड़ा आपके पास 10, -60 10, दैट इज -60 इंटू 10 अपॉन बड़ा -50, बड़ा माइनस माइनस कैंसिल, और ये मेरे पास आ गया +12। इसका इमेज जो होगी बड़ा पॉजिटिव साइड के अंदर 12 सेंटीमीटर दूर बनेगी। कितनी बड़ी बनेगी अगर ये पता करना है तो मैग्निफिकेशन देख लीजिए। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बड़ा ऑब्जेक्ट की हाइट तो 2 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू v, बड़ा v तो +12 अपॉन u, u -60। मैग्निफिकेशन मेरे ख्याल से -1/5 आ गया। मैग्निफिकेशन -1/5 आने का मतलब, माइनस का मतलब तो ये है कि इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड होगी, और 1/5 का मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट के मुकाबले इमेज की हाइट 1/5 होगी। तो इमेज की जो हाइट होगी बड़ा दैट विल बी -2/5 मिलीमीटर या -0.4 मिलीमीटर।
चलिए बच्चों, मैं एक हल्का सा रे डायग्राम भी बना देता हूं। हाँ, जो रे ऐसे मैंने पैरेलल भेजी है वो रिफ्लेक्शन के बाद गुजरनी चाहिए बेटा, कहां से? फोकस से बेटा, सेकंड फोकस से, जो यहां से बेटा 10 सेंटीमीटर दूर होगा। तो मैंने और रिफ्लेक्शन के बाद बेटा रे को ऐसे भेज दिया, ठीक है। इसी तरह से इधर से 10 सेंटीमीटर दूर जो आपका यहां पर फर्स्ट फोकस है, अगर इंसिडेंट रे यहां से गुजरती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद बेटा क्या हो जाती है? पैरेलल। तो रिफ्लेक्शन के बाद बेटा वो हो जाएगी पैरेलल, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज इमेज बेटा, दिस इज योर बी डैश। यहां से परपेंडिकुलर खींच दो बेटा, दिस कम्स आउट टू बी योर ए डैश। इसकी हाइट बेटा हमने अभी भी निकाली ली है, दैट इज 0.4 मिलीमीटर बेटा। माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ होता है ये नीचे है। कितना दूर है बेटा लेंथ से? 10 सेंटीमीटर तो यही है, तो बेटा 12 सेंटीमीटर आपका ये हो गया, ये 12 सेंटीमीटर। ये आपकी इमेज है। इमेज के बारे में कुछ बोलना चाहो बेटा बोल सकते हो। इमेज जो है रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, तो ऑब्वियस बात है बेटा रियल है। कहां से कहां है? बिटवीन F to 2F। F तो बेटा कहां पर है? 10 सेंटीमीटर पे। 2F कहां पर है? 20 सेंटीमीटर पे। इट इज बिटवीन F एंड 2F। रियल है, इन्वर्टेड है, और ऑफ कोर्स बेटा ये तो छोटी है। छोटी तो होनी थी, ऑब्जेक्ट लेंस से दूर है, इमेज लेंस के नजदीक है, नजदीक है तो छोटी है, दूर है तो बड़ी है। ठीक, मेरे ख्याल से सारे काम आपने भी कर लिए होंगे। यही कुछ रिपीटेटिव काम बेटा हमें बार बार करने हैं। मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके आया, पहले 60 पे था अब 50 पे लेके आया, बाकी सारी सिचुएशन बेटा सेम ही है। इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी ऐसे, मैं बेटा कलर दूसरा यूज कर लेता हूं। इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी ऐसे बेटा, मैंने एक रे ऐसे भेज दी जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। रे अगर ऐसे आई तो ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। इमेज कहां बनेगी अगर ये पता करना है तो v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो है -50, फोकल लेंथ बड़ा 10, u की वैल्यू -50 बड़ा ये 10, -50 इंटू 10 अपॉन -40 बड़ा ये कैंसिल हो गया। मेरे ख्याल से 12.5 आ गया होगा, v की वैल्यू आ गई है बड़ा प्लस 12.5 सेंटीमीटर की इमेज बड़ा 12.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव साइड में बनेगी। कितनी बड़ी बनेगी अगर ये पता करना हो तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बेटा हम लोगों को आता ही है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या फिर लेटरल मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज मेरे प्यारे बच्चों v अपॉन यू। v है 12.5 सेंटीमीटर, u है बेटा -50 सेंटीमीटर, दैट कम्स आउट टू बी -1/4। वी नो माइनस मीन्स की इमेज जो होगी वो उल्टी बनेगी, 1/4 का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज की जो साइज होगी वो 1/4 टाइम्स होगी। और हाइट ऑफ इमेज मेरे पास आ रही है -0.5 मिलीमीटर। ये 2 मिलीमीटर पड़ गया तो -0.5 मिलीमीटर। अगर आपको बड़ा इसका रे डायग्राम बनाना है बना लीजिए। जो पैरेलल आती हुई रे है वो रिफ्रैक्शन के बाद बेटा सेकंड फोकस से गुजरेगी जो यहां कहीं होगा 10 सेंटीमीटर दूर, बड़ा फोकल लेंथ 10 है ना, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो रे होगी वो यूं हो जाएगी। एक रे और भेज दीजिए बेटा, दूसरी वाली रे को बेटा यहां कहीं अपने इस टॉप मोस्ट पॉइंट से रे बेटा ऐसे भेज दीजिए। ये रे बेटा जो आपके इस तरीके से फर्स्ट फोकस से गुजरी है, ये रिफ्रैक्शन के बाद बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सॉरी,
दोनों रिफ्रेक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा, दिस इज योर इमेज बी डैश। अगर ये ए है, ये बी है, तो बेटा बी की इमेज बी डैश है। यहां बेटा परपेंडिकुलर खींच दो, दिस कम्स आउट टू बी ए डैश। ये डिस्टेंस बेटा मेरे पास आ गई 12.5 सेंटीमीटर। हाइट जैसा आप कह रहे हो कि 0.5 मिलीमीटर। एफ बेटा यहां कहीं है, 2f बेटा यहां कहीं होगा। तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि जो भी आपकी इमेज है उसके बारे में कुछ बातें अगर बोलना चाहो थोड़ा बोल सकते हो। इट इज बिटवीन f एंड 2f। दूसरी बात, जो आपकी इमेज है बेटा वो इन्वर्टेड है, छोटी तो है ही है, डिमिनिश्ड है बेटा, और रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, इसलिए आप ऐसा कह सकते हो कि ये अपने आप में एक रियल इमेज है। ठीक है, रियल इमेज जब भी देखनी होगी बेटा उसे हम कहां पर देखेंगे, किसी पर्दे पर देखेंगे, किसी न किसी स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक, चलिए बच्चों, मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके आता हूं बेटा, मैं उसे 30 सेंटीमीटर पर लेके आ रहा हूं। वही बेटा फोकल लेंथ वगैरह सब कुछ सेम ही है। ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है बेटा, इसके सब बातें वही है। ए बी ऑब्जेक्ट है, इसकी खुद की जो लेंथ है वो 2 मिलीमीटर है। इस बी वाले पॉइंट से बेटा मान लेते हैं कि रे आई ऐसे, ये बेटा प्रिंसिपल ऐसे इसके पैरेलल मैंने ऐसे एक रे भेज दी। ये रे अगर यूं आ रही है तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो -30 है, तो इमेज का कोऑर्डिनेट मुझसे पूछा गया है, दैट इज यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। यू है -30, एफ है 10, -30 10, दैट इज -30 इंटू 10 अपॉन -20। बेटा ये मेरे ख्याल से +15 आ गया होगा, तो इमेज जो बेटा +15 पे बनेगी। और ये डायग्राम और बना लेते हैं। अच्छा हाँ, मैग्निफिकेशन बेटा, मैग्निफिकेशन इज ऑफ कोर्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज v बाई u। मैग्निफिकेशन आ गई मेरे पास -12। 2 मिलीमीटर को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो हाइट ऑफ इमेज मेरे पास आ गई -1 मिलीमीटर। ये माइनस साइन तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज जो बड़ा वो नीचे बनी है। ठीक, जो रे पैरेलल है वो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे जाएगी बेटा फोकस से। ठीक है, और जो रे बेटा इस तरह से फोकस से गुजरेगी वो रिफ्रैक्शन के बाद हो जाएगी पैरेलल। ये रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा, दिस इज योर बी डैश। परपेंडिकुलर खींच दो बेटा, दिस कम्स आउट टू बी ए डैश। इसकी साइज बेटा मेरे पास है 1 मिलीमीटर, और ये लेंस से कितनी दूर बन रही है बेटा, 15 सेंटीमीटर दूर बन रही है। वही सारी बातें वापस से हैं, रियल है, डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड है, बिटवीन एफ एंड 2f है। ठीक है, अच्छा आपने कुछ नोटिस किया कि फास्ट कौन भाग रहा है? फास्ट भाग रहा है अभी ऑब्जेक्ट, और इमेज स्लो भाग रही है। ऑब्जेक्ट जब 60 पे थी तो इमेज बेटा 12 पे थी। जब वो 10 सेंटीमीटर आगे आके 50 पे आ गई थी तो ये सिर्फ और सिर्फ 12.5 पे गई। ये जब बेटा 50 से 30 पे आ गई, मतलब 20 सेंटीमीटर चल ली, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर चली, और 12.5 से सिर्फ और सिर्फ बेटा कहां तक पहुंची, 15 पहुंची, 2.5 सेंटीमीटर ही चली। तो अभी भी फास्ट कौन है? ऑब्जेक्ट फास्ट और इमेज स्लो है। जो नजदीक होगा वो स्लो होगा। हालांकि मैंने अभी तक वेलोसिटी ऑफ इमेज के ऊपर कुछ पढ़ाया नहीं है, पढ़ा दूंगा, फॉर्मूला में निकाल दूंगा, बट ऐसे फील करा रहा हूं कि जो दूर होगा वो बड़ा होगा, फास्ट होगा। जो नजदीक होगा, जैसे इमेज जो है वो लेंस के नजदीक है, तो वो छोटी भी होगी और स्लो भी होगी। ठीक है, तो अभी आपकी इमेज थोड़ी स्लो चल रही है और ऑब्जेक्ट आपका फास्ट चल रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं। आप अगर लिखना चाहो तो अपने नोट्स में लिख लेना। रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, बिटवीन एफ एंड 2f है। चलो बच्चों, थोड़ा सा और आगे लेके आते हैं। ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो आपका 2 मिलीमीटर पे, 2 मिलीमीटर उसकी हाइट है, वो लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर है। इस ऑब्जेक्ट से रेज बेटा आएंगी इस तरफ। मैं इस ऑब्जेक्ट को एक बार के लिए ए बी कह दूं। इस बी वाले पॉइंट से रेज आई ऐसे। बेटा इंसिडेंट रे अगर ऐसे आ रही है तो ऑब्वियस बात है कि ये वाले साइड आपके पास प्लस और ये वाले साइड आपके पास माइनस।
ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है -20, तो इमेज का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u प्लस एफ। u है -20, फोकल लेंथ बढ़ा 10, दैट इज -20 इंटू 10 अपॉन -10। बेटा कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 20 आ गया होगा। कौन आ गया? 20। इसका इमेज बेटा +20 बन रही है इधर की तरफ, कोई बात नहीं। क्या उसकी हाइट होगी? मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल्स टू v अपॉन u। मेरे पास कुल मिलाकर हाइट ऑफ इमेज आ गई -2 मिलीमीटर। अरे जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही इमेज की हाइट आ गई। माइनस तो सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट बड़ा ऊपर थी उसकी इमेज नीचे बनेगी, बाकी सारी कहानी सेम है। जो रे पैरेलल आ रही बेटा उसको तुम गुजार देना, बेटा यहां कहीं फोकस होगा उससे गुजार देना, ठीक है ना। यहां कहीं बेटा आपको फर्स्ट फोकस होगा, रे भेज दीजिए बेटा ऐसे फर्स्ट फोकस से गुजरती हुई, रिफ्रैक्शन के पश्चात रिफ्रैक्शन के पश्चात बेटा ये ऐसे पैरेलल हो जाएंगे। बेटा दिस इज योर बी डैश। यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दो बेटा, यहां पर दिस कम्स आउट टू योर ए डैश। इमेज कहां बनी बेटा? 20 सेंटीमीटर दूर ही बनी है और इसकी साइज कितनी है बेटा? 2 मिलीमीटर ही। चलिए कुछ बातें। हाँ बेटा बता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ऑब्जेक्ट -2f पे है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट -2f, बेटा फोकल लेंथ 10, तो u की वैल्यू अगर -20 है, देन इमेज इज एट +2f। तो इमेज जो होगी बेटा +2f पे होगी। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ f इज 10। इस केस में आपकी जो इमेज होगी बेटा उसके बारे में कुछ बातें हाँ बेटा पता है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड इंपॉर्टेंटली सेम साइज है। यहां पर साइज बेटा सेम क्यों रहेगी? तुम कारण जानते हो, क्योंकि लेंस से जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना दूर इमेज है। अभी तक जितने सवाल हमने इससे पहले तक तीनों सवाल किए थे उसमें आपकी ऑब्जेक्ट दूर थी इसलिए वो बड़ी थी, इमेज लेंस के नजदीक थी इसलिए वो छोटी थी। इस केस में तो लेंस से ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस पे है, तो ऑब्वियस बात है बेटा इमेज की और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी हाइट भी सेम आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चले। चलिए बेटा नेक्स्ट इज एक और सवाल। ऑब्जेक्ट बेटा आपका 15 सेंटीमीटर पे है, इमेज कहां बनेगी? वैसे जो बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार होगा ना वो हो सकता है कि जवाब दे देगा कि सर 30 पर बनेगी, क्योंकि बच्चों को हल्का फुल्का मिरर वाली बात से इस बात का आइडिया था कि ऑब्जेक्ट अगर 30 पे है तो इमेज 15 पे है। इसका उल्टा भी सही है कि ऑब्जेक्ट 15 पे होगी तो इमेज आपकी 30 पे होगी। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों ने इस बात को वैसे भी सोच लिया, लेकिन खैर मैं तो प्रैक्टिस कराने के मूड में हूँ इसलिए मैं तो सवाल करा रहा हूँ। लेकिन समझदार बच्चा हो सकता है कि इस बात को समझ गया हो कि सर ऑब्जेक्ट 15 पे है तो इमेज 30 पे। अब अगर ऑब्जेक्ट 30 पे है तो इमेज ऑफकोर्स 15 पे, वो उल्टा तो चलता ही है। चलिए ये ऑब्जेक्ट आपके पास फिर से ए बी। इस ऑब्जेक्ट से प्यारे बच्चों लेट से रेज आ रही है ऐसे। अगर रेज आ रही है इस तरफ तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है बड़ा वो आपके पास -15 है। मुझसे इमेज का कोऑर्डिनेट पूछा है, दैट इज यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। यू है -15, एफ है 10, बेटा v की वैल्यू आ गई है +30। वही बात बेटा जो मैं कह रहा था, इमेज बेटा कहां बनेगी? +30 से बनेगी। बना देंगे, पहले रे डायग्राम बनाते हैं। अच्छा पहले मैग्निफिकेशन निकाल दो कि हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v अपॉन यू। बेटा मैग्निफिकेशन -2 आ रहा है, इसका मतलब इमेज उल्टी तो बनेगी लेकिन दुगनी साइज की बनेगी,
मेरे पास कुल मिलाकर हाइट ऑफ इमेज जो है वो आ गया बेटा 2 मिलीमीटर ऊपर, तो -4 मिलीमीटर। चलो बेटा रे डायग्राम बनाता हूँ। बेटा 15 सेंटीमीटर ये है, तो 10 सेंटीमीटर बेटा लगभग ये होगा, ये आपका माइनस है। 10 सेंटीमीटर बेटा यहाँ कहीं होगा, ये बेटा आपका प्लस है 10 सेंटीमीटर। जो आपने रे इस तरह से पैरेलल भेज दी है, वो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे सेकंड फोकस से गुजरेगी, और जो रे ऐसे फर्स्ट फोकस से गुजर रही है, वो रे रिफ्रैक्शन के पश्चात, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे पैरेलल हो जाएगी। कुछ ज्यादा दूर बन गई बेटा, यहां के मिला बेटा। लेट्स से बेटा दिस इज योर बी डैश, बेटा दिस कम्स आउट टू बी योर ए डैश। ये कुल मिलाकर बेटा डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई है? 30 सेंटीमीटर्स। इसकी हाइट बेटा आपने कितनी बता दी? मेरे ख्याल से 4 मिलीमीटर बता दिया बेटा। ठीक है, क्या क्या बता सकते हो बेटा आप इमेज के बारे में? इमेज के बारे में कुछ बातें, रियल है क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही है, उल्टी तो अभी भी है, इन्वर्टेड है, बस ये साइज में ज्यादा है, एनलार्ज्ड है, और बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी। बेटा 2f मतलब बेटा 20 सेंटीमीटर, f बेटा 10 सेंटीमीटर, 2f बेटा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी के बीच में है। मैं पर एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा। पिछले ही सवाल के अंदर आपकी ऑब्जेक्ट जो थी वो 20 पे थी और इमेज बेटा आपकी 20 पे थी। आपकी ऑब्जेक्ट जो है बेटा जैसे ही 20 से 15 पे आई, 20 से 15 पे आई मतलब 5 सेंटीमीटर आई, इमेज जो बेटा 20 से 30 चली गई। अब कौन फास्ट है? अब कौन फास्ट है? आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट अगर 20 से 15 पे आई है तो ऑब्जेक्ट तो 5 सेंटीमीटर चली, इमेज आपकी 20 से 30 चली गई, 10 सेंटीमीटर चल गई। अब सर लग रहा है कि इमेज फास्ट है, होनी थी। जो दूर होगा वो बड़ा होगा, वही फास्ट होगा। हालांकि हम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लेंगे, बस ये बातें कर रहा हूं। ठीक है, रेडियन बेटा सारी से बातें समझ आ गई आपके। एक और सवाल कर लो बेटा। आपके पास ये ऑब्जेक्ट बेटा माइनस, ठीक है, ऑब्जेक्ट बेटा आपके पास इस तरह से ए बी, इसकी हाइट बेटा 2 मिलीमीटर। इस ऑब्जेक्ट से बेटा रेज आई इस तरफ, ये वाली साइड आपके पास प्लस, बेटा ये वाली साइड आपके पास माइनस। इमेज कहां बनेगी? v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है -12, एफ की वैल्यू है 10। बेटा कुल मिलाकर मेरे पास आ गया -60 सेंटीमीटर। हालांकि मेरा कोई भी समझदार बच्चा होता ना, वो कहता है कि सर मुझे तो पता है, आपने सबसे पहला सवाल ही यही पूछा था। ऑब्जेक्ट जब 60 पे थी तो इमेज 12 पे है। अब अगर ऑब्जेक्ट 12 पे होगी तो इमेज कहां पे होगी? 60 पे होगी। तो सर ऐसे तो आना ही था। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, आगे से हम इस बात को याद भी रखेंगे। ठीक है, अच्छा, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट बेटा 2 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू v अपॉन यू। बेटा मैग्निफिकेशन मेरे पास आ गया है -5 और हाइट ऑफ इमेज मेरे पास आ गई है -10 मिलीमीटर, ये बेटा -1 सेंटीमीटर। रे डायग्राम और बना देते हैं। जो रे बेटा आपकी इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, वो रिफ्रैक्शन के पश्चात बेटा यहां कहीं मतलब सेकंड फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है बेटा, इसी तरह से यहां कहीं बेटा आपका फर्स्ट फोकस -f, कोई रे बेटा ऐसे यूं जाएगी, तो ये रिफ्रैक्शन के पश्चात ऐसे पैरेलल हो जाएगी। दोनों रिफ्रैक्टेड रेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा दिस इज योर बी डैश, परपेंडिकुलर खींच दूंगा तो बेटा दिस कम्स आउट टू बी ए डैश, और ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास 60 सेंटीमीटर है। जो इमेज है उसकी हाइट बेटा आप जैसा देख पा रहे हो कि वो आपके पास 10 मिलीमीटर है। क्या बोल सकते हो? रियल है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज्ड है।
ठीक है। अच्छा, एनलार्ज्ड है, हमें इसको बड़ा किस पे लगाना, अगर देखना तो कहाँ कैसे देखेंगे, स्क्रीन पर लगा देंगे, इसको देख पाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल सारी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, मैं एक बात और बोलना भूल गया, पिछले वाले सवाल में आपकी ऑब्जेक्ट 15 पे थी तो इमेज 30 पे थी, वो 3 सेंटीमीटर चल के 12 पे आया, तो ये 30 सेंटीमीटर चल के 60 पे चलेगी। कौन फास्ट है? ऑब्जेक्ट चला 3 सेंटीमीटर, इमेज चला 30 सेंटीमीटर। कौन फास्ट है? इमेज फास्ट है, होना ही था, जो दूर है वो बड़ा है और वो फास्ट है। ठीक, सिंपल, ऐसे टफ तो नहीं लगाना, और टफ लगा तो ठीक है ना, मैथमेटिक्स तो काम किस लिए आती है कि ना सारी बातें क्लियर हो जाए। अब तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि है ना, हाँ, ये बड़ा आपका -2f वाला पॉइंट है, और अब इमेज बड़ा काम रही है +2f पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी से 20 तक आया था, ठीक है, तब तक बेटा आपकी इमेज जो थी वो लेंस के नजदीक थी और वो धीरे चल रही थी। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे यू -2f पे आया और इमेज बेटा +2f पे आई, उसके बाद कहानी पलट गई। उसके बाद क्या हुआ कि अब आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम है और इमेज की स्पीड ज्यादा है। सुनना, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे थी तो इमेज बेटा ऑफ कोर्स कहां पे थी? f पे, मतलब 10 सेंटीमीटर पे। फिर ऑब्जेक्ट चलते कौन फास्ट है? ऑब्जेक्ट फास्ट है, इमेज स्लो है, ऑब्जेक्ट फास्ट है, इमेज स्लो है। ऑब्जेक्ट -2f पे तो इमेज बेटा कहां पे? +2f पे। इसके बाद कहानी पलट गई, इसके बाद जैसे ऑब्जेक्ट थोड़ी सी आगे आई, इमेज बेटा बहुत दूर आगे बढ़ी। अब कौन फास्ट है? अब आपकी इमेज फास्ट है। तो बड़ा आराम से कह सकता हूं कि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में मिनिमम सेपरेशन जो होगा वो 4f होगा, वो भी तब जब ऑब्जेक्ट -2f पे होगी और इमेज +2f पे होगी। उससे पहले आपकी ऑब्जेक्ट फास्ट आ रही है और इमेज धीरे दूर जा रही है, तो सेपरेशन लगातार घट रहा है। उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो वो स्लोली आ रही है और इमेज बहुत फास्टली दूर जा रही है, फिर सेपरेशन बढ़ रहा है। तो पहले सेपरेशन घटा है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, और फिर सेपरेशन बढ़ा है। तो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में मिनिमम सेपरेशन 4f रहेगा, वो भी तब जब ऑब्जेक्ट -2f पे और इमेज आपकी +2f पे। मैंने इतने सारे सवाल करके दिखा रखे हैं, चेक कर लो सबसे कम सेपरेशन कब है। आप बोलोगे सर रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में सबसे कम सेपरेशन ये 40 सेंटीमीटर ही आया है। ये वाला सेपरेशन कितना आ रहा है? 45। ये वाला सेपरेशन बड़ा कितना आ रहा है? 62.5। ये वाला सेपरेशन बड़ा कितना आ रहा है? 72। तो आप देख पा रहे हो कि मिनिमम सेपरेशन कब है? जब ऑब्जेक्ट -2f पे और इमेज आपकी +2f पे। तो एक छोटा सा पॉइंट बन जाता है जो हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है, और वो ये है कि सारे पॉइंट किसके लिए? लेंस के लिए। ठीक है, minimum separation between real object and real image is 4f when object is at -2f and image is at +2f। जब ऑब्जेक्ट बड़ा -2f पे इमेज आपकी +2f। इस टाइम पर रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का सेपरेशन सबसे कम होगा। समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके आते हैं। ऑब्जेक्ट को अब मैं ना फोकस के भी आगे ले आया। भाई फोकस 10 सेंटीमीटर पे था, मैं उससे भी आगे ले आया। अब देखते हैं बेटा क्या होता है। इस ऑब्जेक्ट से प्यारे बच्चों रेज आएंगी इस तरफ, यूं रेज आने पर ये वाली साइड आपकी प्लस, बेटा वाली साइड आपकी माइनस। इमेज कहां बनेगी? सोचते हैं। V is equals to UF अपॉन U प्लस F। U है -6, F है बेटा 10, -6 प्लस 10, दैट इज -6 इंटू 10 अपॉन बेटा 4। बेटा -15 आ जाओगी। -15 किस तरफ आएगा? -15 प्लस वाली साइड में नहीं, -15 माइनस वाली साइड में है, ऑब्वियस बात है। तो इमेज होगी वो इस तरफ ना बन के इस तरफ बनेगी।
कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे अपना क्या। पैरेलल ब्लड रे आई है ऐसे, ये रिफ्रैक्शन के बाद कहां से गुजरेगी, जो रे पैरेलल आई है वो रिफ्रैक्शन के बाद सेकंड फोकस से गुजरेगी। सेकंड फोकस यहां से 10 सेंटीमीटर दूर, क्षेत्र बड़ा यही है तो वो यहां कहीं है। ठीक, एक रे और भेज दो बेटा, दूसरी रे बेटा आप ऐसे भेज सकते हो कि पोल से भेज दो, जो पोल से आप रे भेजोगे बेटा उसको आप ऐसे का ऐसे भेज सकते। ये दोनों जो रेस होंगी ये से डाइवर्ज कर जाएंगी, तभी तो इमेज पीछे बन पाएगी। और रेस अगर डाइवर्ज करेंगी बेटा, दोनों रेस को पीछे की तरफ थोड़ा एक्सटेंड करो, इस रे को बेटा पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, ऐसे, और इस रे को भी पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करो। ये दोनों रेस बेटा कहीं ना कहीं मीट करेंगी, जहां कहीं मीट करेंगी वो बी की इमेज बन जाएगी बी डैश। यहां बेटा परपेंडिकुलर खींच दो, दिस कम्स आउट टू बी योर ए डैश, सिंपल। और इमेज कहां बनेगी बेटा, 15 सेंटीमीटर नेगेटिव वाले साइड में। तो इसका मतलब जैसे ही आपकी ऑब्जेक्ट -f से पोल के बीच में, माइनस क्यों बोल रहा हूं, इधर प्लस इधर माइनस, इसलिए जैसे आपकी ऑब्जेक्ट -f से पोल के बीच में, इमेज जो होगी बेटा आपकी इस तरह से वर्चुअल बन जाएगी। और इमेज दूर है इसलिए ऑब्वियस बात है वो एनलार्ज्ड होगी, बड़ी होगी। इमेज की हाइट क्या होगी ये पता करने के लिए आप जानते हो कि मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज v अपॉन u। मैग्निफिकेशन मेरे पास आ गया +2.5, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट से 2.5 गुना हाइट बड़ा इमेज की हाइट होगी और इरेक्ट होगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव है, आना ही था। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में है तो इरेक्ट तो होना ही था। हाइट ऑफ इमेज बड़ा मेरे ख्याल से आ गया +5 मिलीमीटर। इमेज की जो हाइट है वो मेरे पास 5 मिलीमीटर है। अगर आप इस तरह की इमेज को अगर देखना चाहते हो तो अपनी आई को अगर हम यहां पर रखेंगे, इस तरफ रखेंगे, तो ये रेस जैसे हमारी आंखों पर गिरेंगे बेटा, ये रेस हमें कहीं पीछे से आती हुई नजर आएंगी, जहां से पीछे से आती हुई नजर आएंगी वो आपकी इमेज है। इस तरह की इमेज को देखने के लिए, मतलब इस तरह की वर्चुअल इमेजेस को देखने के लिए आपको किसी प्रकार के पर्दे वर्दे की बेटा कोई जरूरत नहीं है, स्क्रीन की कोई आवश्यकता नहीं है। इमेज के बारे में कुछ बोलना चाहो बेटा बोल सकते हो। इमेज जो है इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड और एनलार्ज्ड। मैं एक बात और बोल दूं बेटा, अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन -f एंड पोल हुआ बेटा, -f मतलब -10 सेंटीमीटर से पोल के बीच में हुआ, तब आपकी जो इमेज होगी वो बेटा सेम साइड में ही बन जाएगी। और वो कैसे बनेगी आपने देख ही लिया, इरेक्ट, एनलार्ज्ड एंड वर्चुअल। अभी तक तो बेटा हमेशा रियल, अभी तक आप क्या सीखे, आप सीखे कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से लेकर -f तक जब तक आता है तब तक रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ही बनती है। उसमें से भी इंफिनिटी से लेकर -2f तक तो इमेज आपकी छोटी है, और -2f से लेकर -f तक इमेज आपकी बड़ी है। -f को जैसे पार करके आप इधर आए, अब आपकी इमेज वर्चुअल बन रही है। तो -f से आप पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को लेके आओगे तब आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी। इंफिनिटी से -f तक हमेशा आपकी इमेज रियल बनी है, और वो जो रियल बनी है उसको भी आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। -इंफिनिटी से -2f तक इमेज आपकी छोटी है, -2f से लेकर -f तक आपकी इमेज बड़ी है। ठीक है, मतलब -2f से -f के बीच में अगर आपकी ऑब्जेक्ट है तो आपकी इमेज आपकी बड़ी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो उतना ही है, इमेज की बात कर रहा हूं। अच्छा पॉइंट था बेटा। चलिए, हम काफी देर से बेटा कन्वर्जिंग लेंस के ही सवाल कर रहे हैं, हालांकि अधिकतर केसेस जो हैं वो कन्वर्जिंग के ही थे। एक सवाल बेटा अपन डाइवर्जिंग लेंस का भी कर लेते हैं। डाइवर्जिंग लेंस को हम अक्सर ऐसे दिखाएंगे बेटा, बार बार इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस साइन से डाइवर्जिंग लेंस दिखा सकते हैं। इस डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है। इससे बड़ा 20 सेंटीमीटर दूर ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसकी फोकल लेंथ आपको जिसकी हाइट 2 मिलीमीटर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे परपेंडिकुलर पड़ा है। इमेज कहां बनेगी, कैसे बनेगी, ये सब बातें डिस्कस करनी है।
इस ऑब्जेक्ट से रेज बेटा मैं ऐसे आते मान लेता हूं। ये है ऑब्जेक्ट ए बी, रेज आ रही है इस तरफ, ये वाली साइड प्लस, ये वाली साइड माइनस, ऑब्जेक्ट -20 पर है। इमेज कहां होगा मुझसे ये पूछा है, v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन u प्लस एफ। u की वैल्यू -20, v की वैल्यू सॉरी बेटा f की वैल्यू -20, u की वैल्यू -20, f की वैल्यू -20। सॉल्व करते बेटा मेरे ख्याल से -10 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका इमेज जो होगी बड़ा -10 सेंटीमीटर बड़ी इधर कहीं मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is your magnification which is also v upon u। बेटा मैग्निफिकेशन तो मेरा +½ आ रहा है, +½ का मतलब इरेक्ट है लेकिन हाइट बेटा उसकी हाफ रहेगी। तो हाइट ऑफ इमेज बेटा मेरे पास कितनी आ गई, 1 मिलीमीटर। चलिए बच्चों देखते हैं, एक रे पैरेलल भेज दो, जो रे बेटा आप पैरेलल भेजोगे वो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे निकल जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। पता नहीं आपको याद है या नहीं। रिफ्रैक्शन के पश्चात रे जो है वो हमेशा मतलब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है वो रिफ्रैक्शन के बाद अपने सेकंड फोकस से गुजरेगी। बेटा इस लेंस का सेकंड फोकस इधर 20 सेंटीमीटर दूर है, इधर नहीं, इधर फोकल लेंथ 20 है इसलिए। तो रिफ्रैक्शन के पश्चात बेटा रे जो है वो ऐसे निकल जाएंगे। इसको पीछे की तरफ खींचूंगा थोड़ा यहां से आते दिखाई देगी। एक रे बेटा और भेज दो, दूसरी बेटा रे जो है उसको ऐसे भेज दो, पोल से भेज दो। जो रे बेटा आप पोल से भेज रहे हो वो सीधी भेज दो। ये भी रिफ्रैक्टेड रे, ये भी रिफ्रैक्टेड रे, दोनों रिफ्रैक्टेड रेस कभी मीट नहीं करेंगे। पीछे की तरफ खींचा 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 खींचा, यहां कहीं से आती हुई दिखाई देंगी, यहां कहीं से आती हुई दिखाई देंगी। बेटा दिस इज इमेज ऑफ बी, बेटा दिस इज बी डैश, परपेंडिकुलर खींच दिया, दिस कम्स आउट टू बी ए डैश। इसकी हाइट मेरे पास आ गई है 1 मिलीमीटर। क्या ये वाली रिफ्रैक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टर एक्चुअल मीट कर रही है? नहीं बेटा, एक्सटेंड की है। यहां पर अगर आपके पास कोई आई है तो उस आंख को ये रेज यहां से आती हुई दिखाई देंगी, उसके लिए ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है, यहां पर एक तरीके से। ठीक है, इस इमेज के बारे में कुछ बोलना चाहो बेटा, बोल दो। वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है, छोटी है, इरेक्ट तो बेटा है, सीधी तो है। कहां पर मैं बताएं बेटा, कहां पर है, कहां लिखा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी इस तरह का सवाल आए आराम से इत्मीनान से कीजिए, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड एक एक्सपेरिमेंट है जो किसी भी कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ निकालने के काम आता है। इट इज एन एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट है बेटा, और उसमें किस किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं वो सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं बेटा। ये मेरे पास एक तरह से प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बेटा आपके पास कोई स्क्रीन है। ठीक है, ये बेटा स्क्रीन है, मैं स्क्रीन को फिक्स रखूंगा, मूव नहीं कराऊंगा। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास बेटा कोई ऑब्जेक्ट है यहां कहीं, है ना, इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव नहीं कराऊंगा,
ऑब्जेक्ट यहीं पड़ी रहेगी हमेशा, ये ए ये बी। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है बेटा मैं एक बार को उसको एच ओ लिख रहा हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ये दोनों हमेशा फिक्स रहेंगे। मूव कराऊंगा मैं लेंस को। अच्छा, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है ना, यहां से लेकर यहां तक ये जो दूरी है, ये बेटा मैं कैपिटल डी ले रहा हूं। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ये बेटा हमें सवाल में पता है, इट इज कैपिटल डी। कैपिटल डी is separation between object and screen। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास कैपिटल डी है, ये फिक्स है, ठीक है। कैपिटल डी जो है बड़ा ये सेपरेशन बिटवीन कौन कौन है, ये आपकी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, ठीक है। ये बड़ा के फिक्स है। अब मेरे पास लेंस है, उस लेंस को मैं ऐसे मूव करा रहा हूं, यूं कराते 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 उसकी एक पोजीशन ऐसी होगी जब इस ऑब्जेक्ट की शानदार शार्प इमेज उस स्क्रीन पे बनेगी बढ़िया से। तो मैं लेंस को मूव कराता गया कराता गया कराता गया कराता गया कराता गया कराता गया, लेंस की एक पोजीशन पर इस ऑब्जेक्ट की शानदार इमेज बड़ा आपकी उस स्क्रीन पर बनी मिली। लेट्स से उस टाइम पर आपका लेंस यहां कहीं था, ये लेंस की पोजीशन है, ये लेंस की पहली वाली पोजीशन है। इसकी बेटा फोकल लेंथ एफ है जो मुझे ऑफ कोर्स निकालनी है, ये इसकी पोजीशन नंबर 1 है। इस टाइम पर ऑब्जेक्ट यहां से x डिस्टेंस दूर है और इमेज बड़ा यहां से y डिस्टेंस दूर है। ऑफ कोर्स x प्लस वाई की वैल्यू तो कैपिटल डी बड़ा है। और जब लेंस यहां पर था तो इस ऑब्जेक्ट की शानदार इमेज बड़ा वहां पर बन गई। मैं डायग्राम बना दूं, रेज आई ऐसे और रिफ्रैक्शन वगैरह हुआ, इमेज बड़ा बनी यहां के। जो ये इमेज बनी है वो ये रही बड़ा। ये जो इमेज है इसकी हाइट मैं एक बार के लिए h1 लिख देता हूं, h1 लिख देता हूं, ठीक। ये बड़ा आपका एक तरह से केस 1 वाला हो गया। केस 1 में आपका जो लेंस था वो इस पोजीशन पे था, u की वैल्यू आपके पास -x है और v की वैल्यू बेटा आपके पास +y है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, u की वैल्यू है -x, v की वैल्यू है +v, ठीक है। मैं और दो और बेटा वो इमेज की जो हाइट होगी बता सकता हूं कि इमेज की जो हाइट होगी दैट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन दैट इज v अपॉन u। v है मेरे बच्चे y, u है बेटा -x। बड़ा माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि इमेज जो है बड़ा ऑब्जेक्ट की हाइट की एक तरह से उल्टी है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इमेज की जो हाइट आ रही है इस केस में दैट इज -y/x टाइम्स ऑब्जेक्ट की हाइट। ये तो आपका केस बना गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि लेंस को और मूव कराया और मूव कराते 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 लेंस की एक पोजीशन ऐसी और आएगी बड़ा, लेंस की एक ऐसी पोजीशन और आएगी जब इस ऑब्जेक्ट की शानदार इमेज फिर से बनेगी, फिर से बनेगी। और इस ऑब्जेक्ट से बड़ा रेज आएंगे इस तरह से और रिफ्रैक्शन होगा इस तरह से और फिर से नई इमेज बनेगी बेटा, फिर से बड़ा स्क्रीन पे।
अब जो हाइट है बेटा आपके पास, मैं उसको एक बार के लिए h2 लिख देता हूं। कोई भी मेरा प्यारा सा, अब मेरे पास ये एक तरह से लेंस की दूसरी पोजीशन है, ये बेटा लेंस की दूसरी, तो मतलब एक बार लेंस यहां पर था, तब उसने इस फिक्स्ड ऑब्जेक्ट की इमेज इस फिक्स्ड स्क्रीन पे बनाई। फिर मैंने लेंस को मूव कराया, तो इमेज बड़ा सॉरी स्क्रीन के ऊपर कोई शानदार इमेज आई नहीं। जैसे लेंस यहां पर पहुंचा, फिर से शानदार सी इमेज बड़ा हमारी उस स्क्रीन पर बनकर तैयार हो गई। तो लेंस की ऐसी दो पोजीशंस हैं जब बड़ा उस स्क्रीन के ऊपर बहुत ही शानदार इमेज आपको दिखने को मिल रही है। मेरा कोई भी समझदार बच्चा होगा ना, वो बोलेगा कि सर अब मैं बहुत श्योर हूं कि ये y है और ये x, कि सर अब उल्टा हो गया, अब ये y है और ये x। तो आपके केस 2 के अंदर आपके u की जो वैल्यू है इस लेंस के लिए बड़ा रेज हुई, u आ रही तो ये वाली साइड प्लस, ये वाली साइड, u की जो वैल्यू है वो -y है और v की जो वैल्यू है बड़ा आपके पास वो +x। ठीक है ना, मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ गए होंगे। सर ये वाली बात कैसे सोची आपने कि ये इंटरचेंज हो गई है? ये वाली बात मैं तो पहले भी सिखा चुका हूं। मैंने आपको जब बहुत सारे सवाल कराए थे, मैं तभी आपको बता चुका था कि जब आपके, याद करना बेटा, आपके u की वैल्यू जब -60 थी, तब बेटा आपके v की वैल्यू +12 थी। तो इसका उल्टा भी तो हुआ था कि जब आपके u ऑब्जेक्ट जब -12 पे था तो इमेज आपका बेटा +60 पे था। अगला वाला देखो, जब इस वाले केस में जब आपके u की वैल्यू -50 थी तो v की वैल्यू बड़ा आपके पास +12.5 थी। जब आप ऑब्जेक्ट को बड़ा -12.5 पे रखोगे तो इमेज आपकी बड़ा +50 पर बन जाएगी। इंटरचेंज कर सकते हैं आप इस तरह से। ये इंटरचेंज वाली जो बातें हैं ये बड़ा आपके बड़े आराम से यहां पर भी मैं लगा सकता हूं। जब ऑब्जेक्ट 60 पे तो इमेज बड़ा 12 पे, ऑब्जेक्ट जब 12 पे तो इमेज 60 पे। तो ये वाली बात बतानी यहां पर भी लगा दी कि जब ऑब्जेक्ट आपकी x पे है, इमेज y पे है, तो इसका मतलब इमेज y पे होगी तो ऑब्जेक्ट आपकी x पे होगी। तो दो लेंस की इमेज ऐसी आएगी जब बड़ा आपको फिर से वही इमेज उसी स्क्रीन पर मिल जाएगी। अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर अब जो इमेज की हाइट है वो बता पाओगे? हाँ बेटा बिल्कुल बता पाऊंगा। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज बेटा v/u। v की वैल्यू है x, u की वैल्यू है बेटा -y। नई वाली हाइट ऑफ इमेज जो आई है बेटा दैट इज -x अपॉन y इनटू h। यहां से मेरे पास एक अच्छा सा रिजल्ट है कि h1 इंटू h1 इंटू h2 जो है वो एक्चुअल हाइट के स्क्वायर के बराबर आएगा। मतलब पहली बार अगर मैग्निफिकेशन 3 हुआ ना तो अगली बार मैग्निफिकेशन 1/3 होगा। पहली बार अगर मैग्निफिकेशन -3 हुआ तो अगली बार मैग्निफिकेशन -1/3 होगा, क्योंकि x और y चेंज हो गए तो मैग्निफिकेशन वैसे चेंज हो गया। पहली बार अगर मैग्निफिकेशन मान लो कि -4 है तो अगली बार पहले वाले केस में अगर मैग्निफिकेशन आपका 4 है तो इस केस में आपका मैग्निफिकेशन 1/4 है, माइनस भी लगा दो, ठीक है। अगर आपका इस केस में मैग्निफिकेशन 3 है तो इस केस में मैग्निफिकेशन -1/3 है। इस केस में मैग्निफिकेशन 2 है तो इस केस में मैग्निफिकेशन बड़ा माइनस भी लगा, -1/2 है, क्योंकि वो x और y इंटरचेंज हो गया ना। यहाँ पर आपका ऑफकोर्स y/x आ गया, पर x/y आ गया, तो थोड़ा चेंज तो हो गया। खैर ये मेन पॉइंट नहीं था, हालांकि ये वाला पॉइंट तो अच्छा है, बड़ा याद रख सकते हो सकता है किसी सवाल के अंदर आपके काम आए। मेन पॉइंट ये था कि इस तरह के सवालों के अंदर में दो चीजें देते हैं कि फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और फिक्स्ड स्क्रीन के बीच में ये दूरी है। दूसरी चीज हमें ये देते हैं कि आपकी जो ऑब्जेक्ट, आपका जो लेंस है, उसने पहली बार जब शानदार इमेज बनाई और जब दूसरी बार शानदार इमेज बनाई, इनके पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन जो है वो है स्मॉल d, जिसे हम चाहें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस भी कह सकते हैं। भाई सवाल में ऐसे लिख देंगे कि पहले हमने लेंस को थोड़ा चलाया तो कहीं ना कहीं लेंस ने शानदार इमेज बना दी स्क्रीन के ऊपर। फिर मैंने लेंस को 40 सेंटीमीटर और चलाया तो उसने फिर से शानदार इमेज बनाई स्क्रीन के ऊपर, उसी स्क्रीन के ऊपर। तो मैं समझ गया कि स्मॉल डी की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। मान लो सवाल में ऐसा लिखा हो कि लेंस जब यहां पर था तो शानदार इमेज बनी
स्क्रीन के ऊपर, और 60 सेंटीमीटर में जब लेंस को चला लिया प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तब फिर से शानदार इमेज बनी है उसी स्क्रीन के ऊपर। तो मैं समझ गया कि डी स्मॉल डी की वैल्यू मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस की वैल्यू एक्चुअली 60 सेंटीमीटर है। तो स्मॉल डी जो है बेटा मेरे पास ये एक्चुअली क्या है, बड़ा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस है। अक्सर सवालों के अंदर आपको कैपिटल डी और स्मॉल डी जो होंगे ये गिवन होंगे और आपसे फोकल लेंथ ऑफ लेंस आपसे पूछा जाएगा, निकाल लेंगे बेटा। पहले तो आप तो लेंस फॉर्मूला लगाओ, दोनों केस में कोई किसी में लगा तो बेटा एक ही इक्वेशन आएगी। चाहे इस वाले केस में लेंस फॉर्मूला लगा दो, चाहे इसमें लगा दो। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। बेटा v की वैल्यू क्या है, y है ना। 1/v, v की बेटा वैल्यू कितनी है, y, माइनस 1/u, u की वैल्यू माइनस x इज इक्वल्स टू f। यहां से मेरे पास f की वैल्यू आ गई xy अपॉन x प्लस वाई। x प्लस वाई तो मुझे पता है कि d है। सर x इंटू वाई कैसे बताओगे, बता देंगे। x प्लस वाई तो d है, मुझे पता है ना बेटा। ये दूरी है x, ये दूरी है y, टोटल दूरी है कैपिटल D। तो x प्लस वाई इक्वल टू कैपिटल D। दूसरी बात, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है y, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है x, तो ये वाली जो दूरी है इसको आप चाहो तो बेटा y माइनस एक्स भी लिख सकते हो, ये आपका स्मॉल डी आ जाएगा। तो लिख दो बेटा y माइनस एक्स जो है ये आपका स्मॉल डी आ गया। इससे आप चाहो तो बेटा y की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल D प्लस स्मॉल d अपॉन 2, और x की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2। इन दोनों को उठाओ और वहां रख दो। x की वैल्यू तो आ गई है कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2, कैपिटल D प्लस स्मॉल d अपॉन 2। तो मेरे पास बेटा कुल मिलाकर फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई है कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ d। बेटा ध्यान देना, कैपिटल D क्या है और स्मॉल d क्या है। कैपिटल D आपकी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और फिक्स्ड स्क्रीन के बीच की दूरी है, और स्मॉल d जो है वो एक्चुअली लेंस की जो दो पोजीशंस हैं, जिन दो पोजीशंस पर वो शानदार शानदार इमेज बना रही है स्क्रीन के ऊपर, उन दोनों पोजीशंस के बीच की दूरी है। ठीक है, हमारा काम बड़े आराम से चल जाएगा। मैं एक बात और क्लियर कर दूं बेटा, जो आपने फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और फिक्स्ड स्क्रीन रखी है, इन दोनों को बहुत ज्यादा नजदीक मत रख देना, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्ट भी रियल है, इमेज भी रियल है। तो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की डिस्टेंस कम से कम 4f तो होनी चाहिए ना, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस ही 4f है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम तो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में डिस्टेंस 4f से ज्यादा थी। तो ये डिस्टेंस 4f से कम मत कर देना। अगर तूने इस डिस्टेंस को 4f से कम कर दिया तो लेंस की एक भी पोजीशन ऐसी नहीं होगी जो इस फिक्स्ड ऑब्जेक्ट की शानदार इमेज इस स्क्रीन पे बना पाए, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज के बीच में कम से कम सेपरेशन 4f तो होना ही चाहिए। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहते हो तो बेटा आपका जो कैपिटल D है, दोनों लेंसेस के बीच की जो दूरी है ये 4f के बराबर या उससे ज्यादा होना मस्ट है। उससे कम रखिए आपने जगह बेटा, फिर कोई आपको शार्प इमेज स्क्रीन पर मिलेगी नहीं, फिर आपका एक्सपेरिमेंट ही नहीं हो पाएगा। सर ये वाला एक्सपेरिमेंट में डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्यों यूज नहीं कर सकता? आपने लिखा क्योंकि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ है ना कन्वर्जिंग लेंस के लिए ही यूज कर सकता हूं। बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जिंग लेंस के लिए इसलिए यूज कर सकता हूं इसको, और डाइवर्जिंग के लिए इसलिए यूज नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज कि ये रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना रही है, और आपका डाइवर्जिंग लेंस तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना रहा था। तो इसलिए बेटा ये वहां पर काम नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ निकालने के ही काम आएगा। आगे चलिए बच्चों, चलिए नेक्स्ट इज बेटा नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। बेटा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हम तब डिफाइन करते हैं इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड along प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है
तो ट्रांसवर्स या बेटा लेटरल मैग्निफिकेशन, अगर ऑब्जेक्ट बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पड़ी है तो उस केस में हम लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन डिफाइन करेंगे। इसका फॉर्मूला कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांसवर्स का तो है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लॉजिक से भी सोच सकते हैं। चलिए एक सवाल पूछते हैं। सर बिना कुछ पढ़ाए सवाल पूछ सकते हो आप? हाँ बेटा मैं तो पूछ ही सकता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हमने जितना पढ़ा रखा है उससे आपका सवाल बनना चाहिए। ये मेरे पास एक लेंस है, फोकल लेंथ इसकी 40 सेंटीमीटर है, इससे 48 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पड़ी है। यूं पड़ी होती बेटा फिर तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला लगाए थे, यूं पड़ी है, ठीक है। ए बी ऑब्जेक्ट है, इस ए बी ऑब्जेक्ट की बेटा खुद की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है, और मुझसे पूछा फाइंड लेंथ ऑफ इमेज ऑफ ए बी। इस ए बी से बेटा रेज आएंगी, रिफ्रेक्ट होंगी, कहीं ना कहीं इमेज बनेगी, जो इमेज बनेगी मुझे उसकी लेंथ पूछिए, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझदार बच्चों को पता है कि बी की इमेज निकाल लेंगे बी डैश, ए की इमेज निकाल लेंगे ए डैश, कोई लोड ही नहीं लाइफ में। जैसे मैं पहले एक बार बी की बात करूं, बी जो है वो यहां से 48 सेंटीमीटर दूर है, रेज आ रही है इस तरफ, ये वाली साइड प्लस, ये वाली साइड माइनस। बी के लिए u की वैल्यू है -48, इमेज कहां बनेगी, v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, -48 इंटू 40 अपॉन -8। ठीक है ना बेटा, कितना प्लस 240 आया क्या? ठीक है बेटा, बी वाला जो पॉइंट है उसकी इमेज बेटा यहां कहीं आएगी, प्लस में 240 सेंटीमीटर दूर, कोई दिक्कत नहीं। एक ही इमेज कहां आएगी, बेटा कैलकुलेशन तो सही की ना? सही किया। अब ए को देख लेते हैं, ए को देखो बेटा, ए के लिए बेटा u कितना है, 48 और 2 50, -50। इमेज कहां बनेगी, v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन u प्लस एफ। बेटा तो -10 हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। बेटा 200 आ गया होगा, प्लस 200। दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। ये ले बेटा 200 सेंटीमीटर दूर आपका ए है, 240 सेंटीमीटर दूर बेटा आपका बी है, तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है बेटा आपके पास वो 240 सेंटीमीटर। अब कोई जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ जाएगी, सर मैग्निफिकेशन डिफाइन करो, तो मैं कहूंगा कि दैट इज लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा लेंथ ऑफ इमेज है 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन अगर मुझे जबरदस्ती अगर मान लो कि यहां पर एक्स मतलब यहां पर मुझे अगर डिफाइन करना होता तो मैं ऐसे करके बोलता कि मैग्निफिकेशन 20 है, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है। वैसे एक बात कहूं, ये b का v है, ये a का v है, तो ये एक तरीके से दोनों के v का चेंज है कि नहीं? ये a का u है, ये b का u है, ये ऑफ कोर्स दोनों के u का चेंज है, तो एक तरीके से ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा u है। एक तरह से बेटा क्या है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा u। ये दोनों के v में डिफरेंस, वो एक तरह से आपके पास लेंथ ऑफ इमेज आ गई। ये एक तरह से दोनों के u में डिफरेंस, तो ये एक तरह से आपके पास डेल्टा u आ गया। तो एक तरह से अगर मुझे डिफाइन ही करना हो तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि एक तरह से डेल्टा v अपॉन डेल्टा u का अपन ने रेशियो निकाल लिया है। ठीक है, चलिए खैर आगे चलते हैं। एक बढ़िया सा सवाल और बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा सवाल है और हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को और बेटर कर देगा। ये एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर हाई बड़ा, फिर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फिर वापस से 2 सेंटीमीटर हाई।
बेटा कुल मिलाकर इस ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है 20 और 4 24 सेंटीमीटर की। ऐसे मान लो तार है बेटा, यू पड़ा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, और ये सामने लेंस पड़ा है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 30, ये बड़ा डिस्टेंस है 20, ये है 2, ये है 2। मुझसे पूछा फाइंड लेंथ ऑफ एबीसीडी, सॉरी फाइंड लेंथ ऑफ एबीसीडी, बट फाइंड लेंथ ऑफ इमेज ऑफ एबीसीडी। एबीसीडी की लेंथ तो पता ही 24 सेंटीमीटर है, इसकी इमेज की लंबाई कितनी होगी? सब कर लेंगे पता, सब कर लेंगे पता। पहले ही पता करो कि बी की इमेज कहां बनेगी। अच्छा बेटा, रेज आएंगी यूं, ये वाली साइड प्लस, ये वाली साइड माइनस। पहले बेटा पता कर लो कि बी की इमेज कहां बनेगी। बी के लिए ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है 30 और 20, 50 माइनस 50 यू है, तो v कितना होगा? u f अपॉन u प्लस एफ, सीधा लिख दो बेटा -40, 12.5। बी की इमेज जो है बेटा वो यहां कहीं बनेगी। बी डैश 12.5 सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही इमेज कहां बनेगी? एक ही लिए सर एक ही छोड़ो ना, एक बार सी पे आओ, क्योंकि बी और सी तो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, इनको तो हम बाद में ट्रांसवर्स वाले फॉर्मूले से निकाल लें, क्योंकि ये दोनों तो बेटा ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब तो सी पे आओ कि सी की इमेज कहां बनेगी। अभी देखता हूं, सी के लिए u की वैल्यू है -30, तो v की वैल्यू क्या होगी? u f अपॉन u प्लस एफ। बड़ा +15 आ रही है शायद, इसका मतलब सी की इमेज बनेगी बेटा +15 पे, सी डैश। इसका मतलब बीसी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बी डैश सी डैश तो ये रही, और इसके लिए मुझे किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, और बी डैश सी डैश की लेंथ तो बेटा 2.5 सेंटीमीटर आ गई होगी। भाई ये 15 था, ये 12.5 था, तो ये 2.5। अब दिक्कत अगर है तो ये सी डी की और ए बी की। अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैं इनको ऊपर लिख दूं बेटा, दिस इज बी डैश, दिस इज सी डैश, कुल मिलाकर बेटा लेंथ कितनी? 2.5 सेंटीमीटर। सर ये ऑब्जेक्ट ए बी जो है इसकी हाइट कैसे निकालोगे? निकाल लूंगा, ये तो बड़ा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में फॉर्मूले काम दे जाएंगे। तो अगर आपको ए डैश बी डैश की अगर लेंथ निकालनी है तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और बी वाले पॉइंट के लिए अगर मैं देखूं तो मुझे v और u पता है, इज ऑफ कोर्स v अपॉन u। बी वाले पॉइंट के लिए अगर देखूं तो ये है v, ये है u, तो बेटा 12.5 अपॉन -50 -1/4 मेरे पास आ गया ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू -1/4 टाइम्स ए बी की लंबाई। बेटा ए बी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, दैट इज -1/4 इंटू 2 सेंटीमीटर, बेटा 0.5 सेंटीमीटर आ गया माइनस साइन के साथ। सर माइनस साइन क्या होता है? बेटा माइनस साइन तो सिर्फ हो से बताया कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे। दिस इज ए डैश, इसकी लंबाई बेटा 0.5 सेंटीमीटर। तो सर ये सी डी डैश कैसे निकालोगे? इसकी लंबाई कैसे निकालोगे? वही ट्रांसफर मैग्निफिकेशन, क्योंकि सी वाला जो पॉइंट है इसका यू और वी तो पता ही है, तो हाइट पता लग जाएगा। इसमें हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्म निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर है इज मैग्निफिकेशन, दैट इज बेटा सी और डी के लिए यू और वी क्या है? यू की वैल्यू है -30, बेटा वी की वैल्यू है +15 अपॉन -30, बेटा मैग्निफिकेशन आ गया -12। बेटा मेरे पास सी डैश डी डैश की वैल्यू आ गई है -1 सेंटीमीटर। बेटा ये ऊपर गया, ये ऊपर, इसका मतलब ले बेटा माइनस का मतलब नीचे की तरफ।
सर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर नहीं होगी, नहीं नहीं सर ये तो बराबर है, अबे ये तो बराबर ठीक है। इमेज की लंबाई बराबर होना जरूरी क्यों है? ये वाली इमेज लेंस के नजदीक है, ये वाली इमेज लेंस से दूर है, जो दूर होगी वो बड़ी होगी, तो ऑफकोर्स बड़ा ही बड़ी है। मुझे कुल मिलाकर पूछा है कि हमारी जो इमेज है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश की लंबाई कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, तो ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये बड़ा कुल मिलाकर मेरे पास आ गया है 4 सेंटीमीटर। बड़ा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। सारे फॉर्मूले लग गए अपने, फॉर्मूला क्या है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इनमें तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और इसमें किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। एक की इमेज ए डैश, बी की इमेज बी डैश, सिंपल काम बन गया, मतलब हमेशा बन जाएगा, कभी कोई लोड आएगा ही नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यार, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फिर भी एक फॉर्मूला तो निकाल ही लेते हैं, वरना लोग क्या कहेंगे कि फॉर्मूला भी नहीं आता तुम लोगों को। तो चलो निकाल लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, सिर्फ इस कारण से हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। अदरवाइज तो हम लॉजिक समझिए, हम तो सब कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला मैं सिर्फ और सिर्फ तब निकाल रहा हूं जब आपकी ऑब्जेक्ट बड़ा बहुत बहुत छोटी हो। ये बड़ा मान लीजिए आपके पास कोई लेंस है, बड़ा इसकी फोकल लेंथ f है, ये प्यारे बच्चों इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस ऑब्जेक्ट के अलोंग बड़ा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग छोटी सी ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट की लंबाई है LO। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये रही बड़ा आपकी इमेज, जिसकी लंबाई है बड़ा लेट से LI। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैग्निफिकेशन कैन सिंपली डिफाइंड एज लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको मैं डेल्टा यू लिख रहा हूं भाई, इसका u, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों एंड्स के एक्स कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है वही तो इसकी लंबाई है। फिर याद आया कि सब चीजें छोटी हैं, तो मैंने कहा कि डेल्टा यू ना लिखकर चलो डी यू लिख देते हैं। लेंथ ऑफ इमेज अगर लिखना है तो इसका v कोऑर्डिनेट मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक तरह से दोनों के v में डिफरेंस हो गया, तो डेल्टा v हो गया, छोटा है इसलिए मैं इसको dv लिख देता हूं। सर क्या मैं dv अपॉन du निकाल सकता हूं? अरे हाँ, क्यों नहीं निकाल सकता तुम, तो उतना बेवकूफ थोड़ी है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। डिफरेंशिएट करो बड़ा इसको, माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी यू। बड़ा फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन तो 0। इसको उधर ले जाओ, बड़ा मेरे पास आ गया 1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी इज 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी यू। यहां से मेरे पास डी वी अपॉन डी यू आ गया बड़ा कितना, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूला ही याद करना चाहते हो तो छोटी ऑब्जेक्ट के लिए एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। वैसे v बाई यू याद आपको, v बाई यू आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था, तो ये एक तरह से ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर है। इसको मैं लिख देता हूं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन तो ml, और ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन तो mt। ठीक है, v बाई यू को तुम f अपॉन f प्लस यू भी लिख सकते हो। तो मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया f अपॉन f प्लस यू का होल स्क्वायर। ये वाला याद रखो, ये वाला याद रखो, ये वाला जो इच्छा हो याद रखो, कोई सा भी एक याद रख लो और लाइफ में रिलैक्स रहो। लेकिन वो फॉर्मूला ये सिर्फ और सिर्फ तभी लगाना है जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटी हो, अदरवाइज तो बेटा जो हम लोग करते आए वही बहुत है। ठीक है, चलो तुम लोग जिद कर रहे हो इसलिए एक सवाल कराया था, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने सारे सवाल करा चुका हूँ यू और वी को रिलेट करते हुए कि अब और तो क्या ही बचा। बट ठीक है, तुम लोग थोड़ा जिद कर रहे हो इसलिए सवाल कराया था। बड़ा ये एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 40, ये एक ऑब्जेक्ट है जो बड़ा 2 मिलीमीटर की लेंथ का है। यूं पड़ा होता तो आसान था, ये यूं पड़ा है तब भी आसानी है कि ऑब्जेक्ट की लेंथ, ये सेपरेशन फोकल लेंथ इनके साथ बहुत छोटी है, अब यहाँ से छोटी है थोड़ा बताओ कि ना इमेज कितनी बड़ी होगी, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। पहले एक काम करो, ऑब्जेक्ट कहाँ तो इमेज कहाँ, u की वैल्यू को एक बार माइनस 120 सेंटीमीटर रखो और पता करो कि v कितना है। सर माइनस 120 कैसे लिखा आपने बताया नहीं कि ये 120 कहाँ से, a से है b से, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 मिलीमीटर 120 के सामने बहुत छोटा है, तो थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, इतना ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होने की जरूरत नहीं है। v इज इक्वल्स टू u
एफ अपॉन यू प्लस एफ बड़ा प्लस 60 आ गया हुआ। इमेज जो बड़ा कहां बनेगी 60 पे। कितनी बड़ी बनेगी? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। बड़ा माइनस माइनस तो वैसे कैंसिल हो जाता। बड़ा मैग्निफिकेशन मेरे ख्याल से 1/4 आ गया वो। इसका इमेज की जो लेंथ होगी वो ऑब्जेक्ट की लेंथ के मुकाबले 1/4 टाइम्स होगी। मैं कह सकता हूं कि लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 0.5 मिलीमीटर। तो आप बड़े घमंड के साथ कह सकते हो कि सर इमेज जो होगी प्लस 60 पे बनेगी, ऐसे 60 सेंटीमीटर दूर बनेगी और लंबाई कितनी होगी? 0.5 मिलीमीटर। ठीक, सवाल ना कराता तब भी चलता है, क्या फर्क पड़ता है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालते ना बेटा तो -1/2 आता नहीं आता। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो है वो -1/2 का स्क्वायर है, मतलब 1/4 है। मतलब इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज की 1/4। चलिए, यहां तक कि बेटा आप सारे सवाल कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे बाद में वेलोसिटी ऑफ इमेज की, इमेज कितनी फास्ट भागेगी। इमेज कितनी फास्ट भागेगी उससे पहले के जितने भी सवाल आपके शीट में हो वो बेटा जब जब आपको टाइम मिले लगातार करते रहें। कम समय मिले तो कम से कम एक्सरसाइज 1 का सिंगल चॉइस क्वेश्चन तो एटलीस्ट करें ही करें प्लीज।